गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से लेके आया हूं बीपीएससी टीआरई फोर्थ का जो एग्जामिनेशन होने वाले बिहार में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए, अभ्यर्थियों के लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं। और अभी मेरा टेस्ट सीरीज 1 फर्स्ट चल रहा है, तो आप सभी हमारे चैनल से बने रहेंगे। मैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा वो तमाम मैं टॉपिक को आप लोग को डे टू डे अपने यूट्यूब के माध्यम से कवरअप करवाऊंगा। तो आप चलते हैं, समय बहुत कम है, हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे सबसे पहले कहता है प्रश्न नंबर 1 में कहता मांग का अर्थ क्या है। कहता किसी वस्तु को देखने की इच्छा, नहीं। किसी वस्तु की उपयोगिता, नहीं। किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता एक निश्चित मूल्य पर खरीदना चाहता है और सक्षम भी है, तो इसको हम लोग मांग कहते हैं। हमेशा याद रखें, डिमांड का मतलब क्या होती है? एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाले जो इकाई होती है और वह उसको एफर्ट्स करने के लिए, वो खरीदने के लिए उसको सक्षम होती है, उसको हम लोग मांग कहते हैं। ठीक है। और मांग कई प्रकार की होती है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन में भी चलेंगे और देखेंगे। कहता मांग का नियम किस पर आधारित है। तो मांग के नियम किस पर आधारित है? प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए कहता उपादेयता की वृद्धि, अधिशेष की सीमा, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो मांग के नियम जो होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से चलते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक ना, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है। कहता मांग का नियम बताता है कि जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, और जब ये यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मांग, कोई वस्तु में मांगी गई मात्राओं और उसका मूल्य में एक विपरीत संबंध होती है। जब कोई वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी होती है, और वस्तु के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो मांग में कमी, और जब वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसके मांग में वृद्धि होती है। तो इस तरह से है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, थोड़ा सा बैक हो गया था। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, मांग वक्र की ढलान कैसी होती है। ठीक ना, तो नीचे की ओर झुका हुआ होता है। मांग वक्र की ढलान कैसी होती है? ऊपर की ओर चढ़ती है, नीचे की ओर चढ़ती है। चूंकि इसका क्या कहता है, मांग वक्र जैसे देखेंगे डिमांड जो होती है कर्व कुछ इस तरह से चलता है, तो ये देखिए इस तरह से चलेगा, तो ये क्या हुआ, तो नीचे की ओर झुकी हुई है। ठीक ना, मांग वक्र नीचे की ओर झुका होता है क्योंकि कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या दर्शाते हैं, यूनिट दर्शाते हैं, यहाँ पर प्राइस दर्शाते हैं, और यहाँ पर कमोडिटी का यूनिट दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होती है। तो ये नीचे की ओर झुका हुआ होता है, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर चलता है। इसी को बोला जाता है डाउनवर्ड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। तो इस तरह से चलेंगे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है मांग का निर्धारण करने वाले कौन कौन से प्रमुख तत्व है। तो देखेंगे मांग को निर्धारण करने वाला प्रमुख तत्व में कौन कौन सा का, तो उपभोक्ता की आय, वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की पसंद, उपरोक्त सभी होगा। इसमें और होगा कोई वस्तु की आय, वस्तु के मूल्य, उस वस्तु का टेस्ट और प्रेफरेंस होती है, उसके प्रतिस्थापना वस्तु का मूल्य पे भी डिपेंड करेगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे भी डिपेंड करेगी, निकट भविष्य में यदि किसी वस्तु के मूल्य में बढ़ने वाला होगा इस पर भी डिपेंड करेगी, पॉपुलेशन जो होती है यानी कि जनसंख्या उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक ना, तो मांग का यानी कि डिटर्मिनेंट और डिमांड जो होता है वो कई प्रकार की होती है, जो मैंने यहाँ पर तो ऑप्शन के हिसाब से मैंने बताया, लेकिन कई हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डी मारेंगे ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो सामान्य वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहते यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए, ठीक ना, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो सामान्य वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगी, तो घटेगी। चूंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब वस्तु के मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो डिमांड क्या होती है, डिमांड में कमी होगी। अगर वही वस्तु के प्राइस में यानी कि कमी होगी तो डिमांड में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि इसका इन्वर्स रिलेशन यानी कि विपरीत संबंध है मांग और उसके मांगी गई मात्राओं में। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कहता सामान्य वस्तुओं के लिए कीमत घटने पर मांग घटती है, यह मांग के नियम के अनुसार है। वस्तु के लिए कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। कहता मांग वक्र को हस्तांतरित करने का मुख्य कारण क्या है। कहता वस्तु की कीमत में बदलाव,
उपभोक्ता की आय में बदलाव। तो देखिए उपभोक्ता की आय में बदलाव, ठीक ना, उपभोक्ता की आय में बदलाव, वस्तु की कीमत में बदलाव, उपभोक्ता की आय में बदलाव, वस्तु की गुणवत्ता, कर प्रणाली, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर है। देखेंगे यहाँ कहता है चर्चा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गति करता है, जबकि आय में परिवर्तन मांग वक्र को हस्तांतरित शिफ्ट कर देता है, यानी कि उसको शिफ्ट कर देता है आय में वृद्धि होने से। जबकि कीमत में होते बिंदु से दूसरे बिंदु पर गति करता है, जबकि कहता वस्तु की गुणवत्ता कहता है मांग वक्र को हस्तांतरित करने का, यानी कि शिफ्ट, यानी कि इसका शिफ्ट हमेशा याद रखेंगे। एक होती है मांग को क्या होता है, एक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं, एक शिफ्ट कर देती है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस है। आप देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि दो वस्तु पूरक हो तो एक की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग पर क्या असर होगा। तो यहाँ पर होगा घटेगा। जैसे देखिए यदि दो वस्तु पूरक हो तो एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे के क्या होता है। तो हमेशा याद रखेंगे वस्तु दो प्रकार की होती है, एक पूरक वस्तु जो यहाँ पर दिया गया है, पूरक वस्तु होगा, एक होगा ना अस्थापना, अस्थापना, प्रतिस्थापना इसको कह सकते हैं, प्रतिस्थापना, ठीक ना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इसको कह सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हमेशा याद रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो होती है लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्ट रिलेशन चलती है, जबकि सब्स्टिट्यूशन गुड्स में इनडायरेक्ट रिलेशन होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, एक की जगह दूसरा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मोटर कार खरीदेंगे, ठीक ना, तो क्या होगा, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में इनडायरेक्ट होगा, हाँ, प्रतिस्थापना में डायरेक्ट रिलेशन होगी। तो पूरक वस्तु में जैसे पेट्रोल और कार, यानी कि कार हो गया और पेट्रोल हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो कार की प्राइस में वृद्धि होगी तो क्या होगी, पेट्रोल के मांग में कमी होगी। क्यों होगी, क्योंकि कार के मांग में वृद्धि होगी तो कार का डिमांड कम होगी, कार का जैसे डिमांड कम होगी तो पेट्रोल का भी कम डिमांड होगी। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ प्रतिस्थापना वस्तु की, स्थापना वस्तु की, तो जैसे टी और कॉफ़ी का मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, ठीक ना, जेल पेन और बॉल पेन की मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। तो अगर टी की प्राइस में इंक्रीजिंग होती है तो क्या होती है, कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि टी का मांग में कमी होने की वजह से कॉफ़ी की मांग बढ़ जाती है। तो हमेशा याद रखेंगे, यानी कि पूरक वस्तु में एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे को घटेगी, क्योंकि पूरक वस्तु में क्या होती है, इनडायरेक्ट रिलेशन होती है, जबकि आपको सब्स्टिट्यूशन गुड्स में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन हो जाती है, ठीक है। आप चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, मांग की मात्रा में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है। आय में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, विज्ञापन, तकनीकी। तो कीमत में परिवर्तन, ठीक ना, मांग की मात्रा में परिवर्तन का मुख्य क्या होता है, तो इसको कीमत होता है, ठीक है। चर्चा मांग की मात्रा केवल कीमत में परिवर्तन के कारण होती है। आप देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन में, गिफन वस्तु कैसी वस्तु होती है, ठीक ना, कहता सामान्य वस्तु तो नहीं, निम्न श्रेणी की वस्तु जिनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। हमेशा याद रखिए निम्न कोटि की वस्तु होती है, इसका मांग का नियम इस पर अप्लाई नहीं होती है, ये मांग का नियम का ये एक्सेप्शनल केस है। अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो इसकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। उसको निम्न कोटि के वस्तु अर्थात घटिया क्वालिटी के वस्तु कह सकते हैं, जो कंज्यूमर जो होती है, उपभोक्ता मजबूरी में उपयोग करती है उस वस्तु को। तो उस स्थिति में क्या होती है, कीमत बढ़ेगी तो उसके मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे गिफन वस्तु अपवाद होती है जो मांग के नियम का उल्लंघन करती है, इनकी कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग बढ़ती है, ठीक है। प्रतिस्थापना प्रभाव का अर्थ क्या है, देखें प्रतिस्थापना आ ही गया। तो देखिए कहता है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु सही है, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु। जैसे मैंने बताया टी और कॉफ़ी एक प्रतिस्थापना वस्तु है, ठीक है। चर्चा, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता उसकी जगह सस्ती प्रतिस्थापना वस्तु को चुनता। मांग की परिभाषा किसने दी थी, तो मांग की परिभाषा किसने दिया था वो देखें तो मार्शल साहब दिए थे। एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। मांग की नियम का परिभाषा किसने दिए थे, तो अल्फ्रेड मार्शल जी दिए थे। देखिए अल्फ्रेड मार्शल ने मांग की परिभाषा दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मांग का प्रकार नहीं है, तो व्यक्तिगत मांग ये है, बाजार मांग ये भी है, उसका बाद कहता है प्रतिस्थापना मांग ये भी है, इसका मतलब आद्र मांग नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है,
एक व्यक्ति की मांग से नहीं, सभी उपभोक्ताओं की मांग को जोड़कर। तो सभी उपभोक्ताओं की मांग को जब जोड़ देते हैं तो उसको बाजार मांग बोला जाता है। क्योंकि बाजार में जब वस्तुएं आती है तो सभी उपभोक्ताओं के उसमें कंसीडर की जाती है। देखिए कहता है बाजार मांग वक्र सभी व्यक्तियों की मांग को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 14 में देखेंगे, कहता है निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित नहीं करती है। मांग की लोच, ठीक ना, तो देखेंगे कहता है विकल्पों की उपलब्धता, उपभोक्ता की आय, वस्तु की प्रकृति मांग की लोच करती है। ठीक है, लागत मांग की लोच को प्रभावित नहीं करती, यह आपूर्ति समृद्ध होती है। ठीक है, यदि मांग की लोच इकाई से एक हो तो यह होती है लोचदार मांग, बेलोचदार तल क्या होगा लोचदार। हमेशा याद रखेंगे मांग की लोच यानी कि डिग्री जो होती है एक 5 प्रकार की होती है। ठीक ना, एक होती है ईडी इज इक्वल टू क्या होता है ईडी इलास्टिक ऑफ डिमांड जो होगा इज इक्वल टू 1 होती है। एक होगा ईडी इज इक्वल टू 0 होती है, ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होती है, एक ईडी लेस देन 1 होती है, एक ईडी इन्फिनाइट होती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो लोचदार वस्तु में मांग जो होती है एक्स्ट्रा होती है। ठीक ना, होने पर मांग अधिक संवेदनशील होती है जिसे लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि मांग की लोच 0 हो तो यह कहलाती है पूर्ण लोचदार, नहीं पूर्ण अलोचदार होगा। हमेशा याद रखेंगे जहाँ पे मांग का कोई प्रभावित होगा ही नहीं। ये अक्सर निसेसिटी वस्तु में होती है। जैसे अगर कोई मेडिसिन का मूल्य में वृद्धि हो जाए प्राइस में तो मेडिसिन का डिमांड में कोई प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आवश्यकता की चीज़ है। व्यक्ति को मांग मूल्य से कोई मतलब नहीं होती है। अगर व्यक्ति को दवा की आवश्यकता होगा तो उसका मूल्य कितना भी क्यों ना हो वो उसी को मांग करेगा ही। तो क्या होगा अगर 0 होगा तो पूर्ण बेलोचदार, जिसको बोलेंगे परफेक्ट इन इलास्टिक। अगर पूर्ण लोचदार होगा तो उसको बोला जाएगा परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है, जो इन्फिनाइट होगा ईडी क्या होगा इन्फिनाइट। हमेशा याद रखें पूर्ण लोचदार के सिचुएशन में क्या होगा 0 और पूर्ण बेलोचदार के अलोचदार में पूर्ण लोचदार में क्या होगा इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मांग वक्र किस ग्राफ पर दर्शाया जाता है? कीमत बनाम मात्रा। क्योंकि मांग वक्र जो होती है कीमत और मात्रा को दर्शाता है। ठीक ना, जैसे देखेंगे ऐसे कर्व बनेगी, इस तरह से चलेगा, यहाँ पर यूनिट होगा, यहाँ पे प्राइस होगा। तो कीमत और मात्रा को दर्शाती है मांग वक्र। ठीक है, जिसमें देखिए एक्स अक्ष पर मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत दर्शाई जाती है। मांग के लिए समय एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्यों? तो देखिए कहता है मांग हमेशा स्थिर रहती है, नहीं गलत है। समय के साथ उपभोक्ता की प्राथमिकताएं बदल सकती है, सही बात है। मांग के लिए समय एक महत्वपूर्ण तत्व क्यों होती है? तो ये ऑब्वियसली है, समय के हिसाब से उपभोक्ताओं की क्या होता है प्राथमिकता में बदलाव होती है। आज किसी उपभोक्ता के जो ज़रूरत है जिस वस्तु को, हो सकता है कल उस वस्तु को उसका आवश्यकता न हो। जैसे मेडिसिन, अगर किसी को तबीयत खराब है तो उस समय उसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर उसको ठीक हो जाएगी तो उस मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होगी। किसी को दूध की आवश्यकता अभी है, अगर कल हो सकता है तो उसको मिल्क की आवश्यकता न पड़े। तो इसलिए कहा गया है कि मांग के लिए एक समय का एक महत्वपूर्ण एक तत्व माना गया। समय के साथ उपभोक्ता की प्राथमिकताएं में बदलाव होती है। ठीक है, फिर कहता है देखिए चर्चा, समय के साथ उपभोक्ता की पसंद, आय, उपलब्ध विकल्प आदि बदल सकते हैं जिससे मांग प्रभावित होती है, सही बात है। अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु सामान्य वस्तु नहीं है? गेहूं, चावल, मोटा अनाज, मिलेटस, एयर कंडीशनर। ठीक ना, तब मोटा अनाज क्या है एक सामान्य वस्तु नहीं है, क्योंकि ये गिफन नाम का गुड्स हो गया जो मजबूरी में उपभोक्ता इसका उपभोग करेगी। ठीक है, देखिए कहता है कई बार मोटा अनाज को निम्न वर्ग की वस्तु माना जाता है जो कि आय बढ़ने पर कम खरीदी जाती है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है यदि वस्तु की कीमत कम हो और आय भी कम हो फिर भी मांग न घटे तो इसका कारण हो सकता है क्या चीज़? मूल्य प्रभाव नहीं, प्रतिष्ठा प्रभाव नहीं, गिफन प्रभाव। ये गिफन प्रभाव हो सकती है, क्योंकि उपभोक्ता की क्या होती है, कहता कीमत कम हो आय भी कम हो फिर भी मांग न घटे, यानी कि वो गिफन हो सकते हैं, निम्न कोटि की वस्तु। देखा तो यह स्थिति गिफन वस्तुओं के साथ होती है जहाँ आय में कमी और मूल्य में वृद्धि होने पर भी मांग घटती नहीं बल्कि कभी कभी बढ़ भी जाती है। मूल्य प्रभाव नहीं होगी, प्रतिष्ठा प्रभाव नहीं होगा, सामान्य मांग नहीं होगी। तो इस तरह से आज की क्लासेस एंड हुई। आप लोगों को सभी हमारे चैनल से बने रहेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।